अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 77 स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ़खर लिमिटेड। भाई आज कोई हैंड आउट नहीं है, ठीक है? बुक्स हैं ना सबके पास? किसके पास बुक नहीं है? चलो अभी तो कल वाले हैंड आउट के 2 सवाल हैं। साकिब बल्कि दानिश आप बैठेंगे, शायद आप तो चले जाएंगे अभी नीचे, या जो भी है दोनों में से। अगर ये 2 होमवर्क वाले सवाल जो थे, मुहानी वाला और उसका, और फ़खर तीसरा भी था ना वो, उसका नोट भी मुहानी वाले का, अगर इससे अलावा कोई सवाल होगा तो फिर फ़ौरन कॉपी करा लेना। 2-4 जो है सिर्फ वो सवाल की कॉपी करवा के दे देंगे, ठीक है? हैंड आउट बहरहाल नहीं मिलेगा भाई, बस भी करवाओ। वो हैंड आउट होता है ना, बाद में मैं बना लेता हूँ, पता ही नहीं होता मुझे कि यहाँ पे क्या होना है, कुछ प्लस माइनस होता ही है। अब पहले बनाना हो तो फिर वो अलग से 100 टेंशन होती है। अच्छा ये भी हो सकता है, हो जाए, ये भी हो सकता है, वो फिर हो सकता है, कुछ होता है, कुछ नहीं होता। तो मैं कंफर्टेबल इसी में होता हूँ कि हैंड आउट बाद में बने, इसलिए आप लोग किताब ले लें। आप लोगों की क्लास डिसाइड करती है कि आज की क्लास में सुबह में क्या होना है, दोपहर में क्या होना है, और ऑनलाइन वालों का काम कैसे होना है। तो इसलिए आप लोग कम से कम आप लोग तो किताब ले लें। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ़खर लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। प्रिपेयर FL स्टेटमेंट्स इन इक्विटी इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स फॉर द ईयर 19। टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी मांग ली उसने। पिछला चैप्टर है ये, सारा चैप्टर पिछला था अगर ये लाइन ना पड़ी हुई होती, वरना क्या है बाकी देखो क्या है। क्या है जी, क्या है जी, क्या है, क्या है? ये इन्फॉर्मेशन है जी, ड्राफ्ट है, ऑडिटेड है। नेट प्रॉफिट सरप्लस अराइजिंग ड्यूरिंग द ईयर, स्टार लगा के इन्होंने बोला ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड, यानी कि डी रिकग्नाइज करना, डिस्पोज करना, यानी डिस्पोजल। मैंने आपको शायद बताया भी था, शायद नहीं यकीनन बल्कि मैंने बताया था कि ये जो सरप्लस होता है इसको 2 ऑप्शन होते हैं स्टैंडर्ड अलाउ करता है। या तो इसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के साथ साथ, मतलब जितनी डेप्रिसिएशन इंक्रीमेंटल है उतनी अमाउंट ट्रांसफ़र करते रहो हर साल, या इसको रखे रहो जब तक कि एसेट बिक ना जाए। लाइक लैंड सरप्लस, लैंड का सरप्लस भी तो पड़ा हो तो पड़ा रहता है ना, वो तो डेप्रिसिएशन लैंड की होती नहीं है, तो उसका सरप्लस पड़ा रहता है, और जब वो एक्चुअली में बिकता है तो वो सारे का सारा सरप्लस उस वक्त ट्रांसफ़र हो जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। तो मैंने कहा था कि ये हर एसेट के बारे में ऑप्शन मौजूद है। आप चाहें आप उसको इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के ज़रिए से आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफ़र करें, चाहें तो उसको रखे रहें और उसको डी रिकग्निशन, डिस्पोजल पर इकट्ठा ट्रांसफ़र करें। लेकिन ये भी पॉलिसी होती है जो बताई जाती है। तो सवाल में ही अब आपको पता लग रहा होगा कि शुरू में जब हमने रीवैल्यूएशन के सवाल किए थे उस वक्त सवालों में ये बात नहीं लिखी होती थी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा अच्छे लेवल के सवालों में आया तो हर सवाल में लिखा होता था कि मिस्टर फलां या फलां कंपनी ट्रांसफर्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट फ्रॉम सरप्लस टू रिटेन्ड अर्निंग्स। वो क्या होती है? वो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ही। या एक आधे सवाल में पहले भी ऐसा देखा और आज ये भी देख लिया कि इसने लिख दिया इन्होंने कि हम ट्रांसफ़र करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स पर, रिटेन्ड अर्निंग्स में इस सरप्लस को अपॉन डिस्पोजल, डी रिकग्निशन, ठीक है ना? तो ये 2 ऑप्शंस मौजूद होते हैं सरप्लस के बारे में। आप चाहें तो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ना, ट्रांसफ़र तो वही होता है रिटेन्ड अर्निंग, लॉस की तो दूसरी एंट्री होती नहीं है, ठीक है? तो सरप्लस है, इसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं हर साल, ठीक है, टू रिटेन्ड अर्निंग्स। ये सरप्लस में बी ट्रांसफर्ड to retained earnings on annual basis on the basis of incremental वाली डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? लेकिन जाहिर सी बात है अगर लैंड होगा तो वो इधर नहीं आ सकता, क्योंकि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं, तो इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कहाँ से आए? और इस सरप्लस को आप यूं भी कर सकते हैं कि इसको रखे रहें और इसको ट्रांसफ़र करें टू रिटेन्ड अर्निंग्स ऑन डिस्पोजल, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शंस मौजूद होते हैं। ये दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना, ये हमारी अकाउंटिंग
पॉलिसी होती है। ये हमारी, आप में से किस किस ने शाम वाला लेक्चर फिजिकली नहीं लिया था? नहीं लिया, फिजिकली नहीं लिया था, नहीं लिया था, फिजिकली नहीं लिया था, लास्ट लिया था। अच्छा, घर पे ले लिया था। किस किस ने घर पे भी नहीं लिया था? ऑनलाइन अपलोड हुआ था, नहीं लिया था। आज ऐसे ऐसे गुस्से वाली आज बात नहीं है, वरना यकीन मानो मैंने आज भी वही कहा। आपने फिजिकली लिया था, सज़ा मिली थी ना कल आपको? हाँ, ज़िंदगी में इंशाल्लाह मेरे ये स्टूडेंट्स इनको कल सज़ा मिली थी नहीं छोड़ेंगे, इंशाल्लाह लेक्चर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बहरहाल वो ऐसा लेक्चर नहीं था जो आज वाले लेक्चर से रिलेट करता हो। टेंशन तो इसी दिन इसी चीज़ की थी ना उस दिन, इसीलिए तो मैंने कहा छोड़ो बस, एक्स्ट्रा क्लास मैंने सिर्फ वही डिस्कस किया जो नॉर्मल क्लास से रिलेट नहीं करता। और अगली बात, बस भाई रुक जाओ, अगली बात मैंने इस पे भी सोचा था कि असल में ना ये कुछ काम मामला कुछ ऐसा हो रहा है। IAS सेट तकरीबन हमारा हो गया है, लेकिन इसकी अभी प्रैक्टिस मैंने करनी है, कम से कम आज कल एक आधा दिन शायद और भी हो। प्रैक्टिस अभी कर रहे हैं ना, कंफर्टेबल जब तक नहीं होंगे इसको नहीं छोड़ सकते। अब आगे जो दिन बच रहे हैं वो इतने कम हैं कि मैं ना उसमें कैश फ्लो शुरू कर सकता हूँ ना EPS। मैं नहीं चाहता कि इनमें ब्रेक आए, और जो पहले 2 दिन, एक तो वो जो पढ़ा हो वो दरमियान में 4-5 दिन ईद के 4 दिन हैं उसमें भूल जाए। तो 2 ही ऑप्शन थे, या तो फ्रेमवर्क या फिर रेशोज़ का टॉपिक भी 3-4, वैसे तो एक दिन में मैंने रेशो संडे को सोचा करवा देनी है, लेकिन वो रेशो करवानी है। मैंने जैसे कल कहा था, रेशो सिर्फ करवानी है, पर्चे के लिए तैयार वो जाके होगी फिर 3-4-5 दिन में, ठीक है ना। तो मेरे जहन में फिर यही आ रहा था कि संडे ऑन करेंगे, उसमें 2 घंटे 3 घंटे जितने लगे मैं सोच लूँगा, उतने देर के लिए आपको बुलाऊँगा, सारी रेशोज़ समझा दूँगा आपको। उसके बाद फिर ये है कि उसकी हम प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे उसी की प्रैक्टिस चलेगी, ठीक है। उसके बाद ईद की छुट्टियाँ हैं, ईद के फ़ौरन बाद फिर उसकी 1-2 दिन प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस से ही पास होना है, लेकिन वो साथ साथ लर्निंग हो रही होगी। वो आपसे लिखवाऊंगा भी सही, डिक्टेट भी करूँगा, चीज़ें समझा भी रहा हूँगा, लेकिन बेसिक जो है ना, बेसिक सिर्फ रेशो क्या नाम है, क्या फार्मूला है, ये सिर्फ आपको जो है वो इकट्ठा करवा देना है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करना है। रूटीन के अंदर तो मैं रेशोज़ को बाद में ही करवाता हूँ, ठीक है ना। तो संडे को कौन कौन नहीं आ रहा पता लग जाए ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइब्रिड में 9 10 11 12 गर्ल्स हाइब्रिड 13 14। कोई नहीं, हम तो आएंगे। टाइम भी मैं कल डिसाइड कर लूँ, सुबह ही करेंगे। सुबह का टाइम बड़ी बरकत वाला होता है, सवेरे सवेरे इसी टाइम में आएंगे, ठीक है, पढ़ेंगे और सारा दिन फिर एक संडे का दिन होता है। यकीन करो, तुम सुबह पढ़ना शुरू करो, ठीक है। हाँ, R2 की भी मैंने भी रखनी है, कोई बात नहीं। R2 की भी आपने तो मेरे पास ही R2 पढ़ना, फिर तो क्लैश ही नहीं आएगा। आपका भी नहीं आने देंगे, मैं सर से बात कर लूँगा, ठीक है। लेकिन टैक्स और R1 का क्लैश मैं रिमूव करूँगा, R1 R2 का नहीं करूँगा। टैक्स आप लोगों की हो भी हो सकती है, हो भी तो सकती है। सर अदनान का कोई पता है, वो भी रख लें संडे को, टैक्स भी रख लें। मैं पूछ लूँगा सर से, आज प्लानिंग करके कल आपको बता दूँगा, ठीक है। जिस वक्त सर R2 रखेंगे, अगर टैक्स सर ने ना रखना हुआ, मैं R2 से हट के R1 रख लूँगा, और फिर मैं अपनी R2 को दूसरे टाइम में बुला लूँगा, ठीक है। बाकी टाइम मैं बता दूँगा। आप ऐसा करना, आप 7:35 पे आ जाना, थोड़ा लेट। ओके, चलें यार, सवाल करने दें, बस बात कर ली मैंने जो करनी थी। यार टाइम से आया करो यार, बैठ जाओ। अभी एक आध मिनट की चलो माफ़ी मिल जाती है, आ जाओ बैठ जाओ। 31 मिनट पे आया, आइंदा 31 भी नहीं होने चाहिए। 5 मिनट तो खड़ा हो लिया ना आपने, अब 7:35 हो गए हैं। अब वालों को मज़ीद खड़ा रखें। अच्छा जी, तो अच्छा भला हम पढ़ रहे थे, ओपनिंग बैलेंसेस, शेयर कैपिटल, रिवेल सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग्स। ये बात समझ आ गई। ट्रांसफ़र होती है रिटेन्ड अर्निंग्स पे एनुअल बेसिस पे नहीं, बल्कि डिस्पोजल पर, ठीक है। स्टॉप लगाओ। हाँ, 7:35, तुम्हारी घड़ी पीछे हो गई होनी है, खड़े रहो। ओके, तुम्हारा दोस्त भी नहीं आया, उसकी जगह आज तुमने खड़ा रहना है। अच्छा, ऑन 1 मार्च FL डिक्लेयर्ड, हमने 18-19 की चेंज इन इक्विटी बनानी है। 18-19 की, आजा यार, 18-19 की चेंज इन इक्विटी बनानी है, और डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है फाइनल कैश फॉर द ईयर 17। ये तो नहीं आएगा,
हमने कौन सी चेंज इक्विटी बनानी है? 18 और 19 की। ठीक है, थोड़े डिविडेंड है, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रा वैसे ही ज़रा प्रैक्टिकस। 18 टेस्ट का सवाल कैसा रहा? टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट कैसा हुआ? टेस्ट कैसा हुआ? किधर आए हो तुम? तुमने पढ़नी नहीं है ये क्लास? तो बैग कहाँ है? ये देखो, पहले बैग भेज दिया इसने, हैं? ये गड्डी दी सीट है, कपड़ा रख के मली हुई है। खुद होना ज़रूरी है। फाइनल 17, इंटरिम 18, फिर 19 है, फाइनल 18, इंटरिम 19। बस हमारे सवाल में इसके अलावा कोई पांचवा नहीं आएगा। बाकी वो अलग बात है, आपको मैंने कहा हुआ है फाइनल एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। फाइनल मतलब दूसरा नाम उसका होता है एनुअल। एनुअल होता है सालाना। सालाना का मतलब साल का एक बार ही होगा। सालाना तो एक, एनुअल एक ही बार होगा, लेकिन इंटरिम एक से ज़्यादा दफ़ा भी हो सकता है। अच्छा, शर्म नहीं आ रही कि मैंने 7.5 से बाद आ रहा हूँ और मैं आ भी रहा हूँ? इंटरिम एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और कैश बोनस वाली कहानी तो वैसे ही हमेशा अवेलेबल होती है। फाइनल है, ये आवाज़ भाई सही आ रही है, रिकॉर्डिंग वाली ख़राब तो नहीं होगी? अच्छा, फाइनल है, इंटरिम फाइनल है, कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। इंटरिम है, कैश भी हो सकता है, बोनस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना, वो अलग बात होती है। पहले तो बात यह है कि कौन सा किस साल में आना है, उससे अगली बात जो होती है वो फिर होती है कि कैश है या बोनस, इससे एंट्री बदल जाती है। ठीक है मेरे दोस्त यार, ऐसे प्यारे बच्चे जब होते हैं ना, यकीन मानो गुस्सा तो वैसे ही ठंडा हो जाता है। बैठ जाओ आके, खुद ही आके खड़ा हो गया, किसी ने रोका नहीं इसको, खुद ही खड़ा हो गया। ये होता है जज्बा। ये मैं कह रहा था, किसने रोका है? तुम्हें रोका गया? वैसे तो तारीफों के पुल बांध रहा हूँ। ऑन 1 नवंबर FL इशूड। अच्छा, अब ये फाइनल कैश डिविडेंड 17 का है। अच्छा, उसने बता दिया, चलो डेट बता दी है, 1 मार्च 18, तो फाइनल ऑफ 17 ये हमारा नंबर 1 है। नंबरिंग से ये फ़ायदा होता है, हमें पता लग जाता है 1 और 2 पहले, 2 साल की चेंज इक्विटी बना रहे हैं ना, 1 और 2 पहले साल में, 3 और 4। अब इंटरिम एक से ज़्यादा आ जाएगा तो हम क्या कहेंगे? 1 2 2A 2B। 2 को नहीं छेड़ना, क्योंकि 1 और 2 पहले साल में रहने हैं। ठीक है ना, इस तरह से नंबरिंग करनी है अगर ज़रूरत पड़े ज़्यादा। यहाँ ज़रूरत नहीं थी, वैसे उसने डेट्स खुद बताई हैं, तरतीब भी रखी हुई है। तो ये नंबर 1 था। उसके बाद 18 में ही 40% राइट इशू हुआ है 24 पर शेयर पे, यानी 10 वाला शेयर 24 का इशू हुआ तो 14 रुपये का प्रीमियम है। उसके बाद ऑन 1 अगस्त एन इंटरिम बोनस ऑफ 15% वॉज डिक्लेयर्ड। इंटरिम बोनस है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, बोनस एज डिविडेंड नहीं लिखा हुआ उसने। बहरहाल थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेरे ख्याल में इसको रिटेन्ड अर्निंग्स की बजाय शेयर प्रीमियम में डाल देंगे। अगर तो उसने क्लियरली लिखा हुआ है कि ये इंटरिम डिविडेंड है, तो हम रिटेन्ड अर्निंग्स में डालेंगे इस बोनस शेयर्स को। और अगर उसने क्लियर लिख दिया है कि ये बोनस इशू है, एज डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम शेयर प्रीमियम में डालेंगे। ठीक है, यही सिखाया था ना। लेकिन अगर इस तरह का हो जिसमें थोड़ा परेशान हो रहे हो, तो एज डिविडेंड का लफ्ज़ नहीं लिखा हुआ ना, तो आप शेयर प्रीमियम में ही डाल दो। अगर रिटेन्ड अर्निंग्स में भी डालना था ना उसके हिसाब से, तब भी नंबर मिलेंगे। तो वैसे भी ये ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन है वैसे भी। शेयर्स आपने मुफ्त में बांटे, शेयर प्रीमियम से डेबिट नहीं किए, रिटेन्ड अर्निंग से कर दिए, तो कोई आपने अकाउंटिंग मिस्टेक नहीं कर दी। एक ऑप्शन था, आपने नहीं अवेल किया, तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो सवाल खुद क्लियरली बताएगा, बोनस शेयर्स हैं एज डिविडेंड, तो आप रिटेन्ड अर्निंग से डेबिट करेंगे। शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होना ही है ना। बात समझ आ रही? बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, पर्चे के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर वो सवाल में लिख दे बोनस शेयर्स एज डिविडेंड है, फिर तो पक्की बात है रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करो डिविडेंड जो हुआ। और अगर वो सिर्फ लिख दे बोनस इशू, तो फिर शेयर प्रीमियम को कर देना। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? इंटरिम बोनस, मतलब लगता तो है इंटरिम के नाम से शायद डिविडेंड हो, लेकिन फिर एज डिविडेंड लिख देता तो मैं इसको शेयर प्रीमियम में डेबिट कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई बच्चा जिद करता, कहता नहीं मेरे हिसाब से तो ये रिटेन्ड अर्निंग्स में जाना चाहिए था, ये शेयर प्रीमियम में जाना चाहिए था, तो वो कर ले, कोई मसला नहीं, उसको भी नंबर मिल जाएंगे। आईकैप से एक बार हमने पूछा था
कि जी अगर ये बच्चा रिटेन अर्निंग में या शेयर प्रीमियम में डिफरेंट मतलब एंट्री कर ले तो क्या करते हैं आप? उन्होंने कहा जी नंबर दोनों की दे देते हैं, कोई मसला नहीं। तो बहरहाल ये उस वक्त की बात है। फिर अब तो किताब में उसने बड़ा क्लियरली ये बात लिख दी है कि अगर शेयर्स एज बोनस इशू हैं, बोनस इशू है अगर, तो उसको शेयर प्रीमियम में डेबिट करना, और अगर एज नॉर्मली उसने लिखा हुआ ऐसा होता है, ठीक है। और अगर शेयर्स एज डिविडेंड बांटे गए हैं मुफ्त में तो उनको रिटेन अर्निंग हो जाएगा। तो समझ आ जाए क्लियरली, अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बहरहाल शेयर प्रीमियम में डेबिट करूँगा क्योंकि उसने लिखा नहीं हुआ एज डिविडेंड। ओके, इसको मैं बोनस इशू ही कहूँगा, बोनस इशू, ठीक है। बोनस शेयर्स एज डिविडेंड नहीं बल्कि बोनस इशू। समझ आ रही है? ये भी मैंने कहीं लिखा था, अगर बोनस इशू है तो फिर शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और अगर बोनस शेयर्स एज डिविडेंड है तो फिर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। यही सिखाया था ना? ओके, कोई नहीं यार, पानी शानी आजकल पूछते तुम। ओके, आज नहीं बचदे तुम, आज तुहानू लाहौर ही लैके जाना पड़ेगा। ओके, तो 18 वाले साल में ही ये भाईजान पीछे जाके खड़े हों, ब्लैक कपड़ों वाले भाई, चलो शाबाश। ऐसे नहीं मुंह उठाया और कभी भी आ गए, सख्त नज़र है आप लोगों पे भी, हाइब्रिड वाले ऐसे ही। और तुम्हें तो अगली क्लास में भी खड़े रहना पड़ेगा, FAIR 2 में भी, ठीक है ना। हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तुम्हारे इंतज़ार में सिर्फ, ठीक है। अच्छा, 1 मार्च डिविडेंड 18 में, फिर 1 नवंबर राइट इशू, ठीक है। उसके बाद 1 अगस्त 19, अभी 19 वाले साल में आ गया, ठीक है। तो इंटरिम बोनस को हम बोनस इशू कह रहे हैं, ठीक है। डन हो गया, जज़ाकल्लाह। क्या करें फिर? इसका बच्चे का एक खड़ा है, हाथ खड़ा करें जो कहते हैं ये खड़ा रहे, साथ में उसकी भी वोटिंग हो रही, खड़ा रहे। अच्छा, दोस्ती होना है तेरा उस्ताद। हाथ खड़ा करें जो कहते हैं बिठा दें, कोई बात नहीं। चलो यार दोनों बैठ जाओ, तुम लोगों के वोट ही बड़े, हाइब्रिड में किसी ने वोट दिया ही नहीं इधर से। अच्छा, आगे आके बैठ रहा है, फिर शर्म से वहीं बैठ जाते हैं, तो टाइम ना लाया करो ना पाइन। अच्छा जी, ठीक है जी। तो अब पहले साल में एक बोनस, पहले साल में एक डिविडेंड और एक राइट इशू है, दूसरे साल में सिर्फ डिविडेंड है। To provide more relevant and reliable information about investment property, it has been decided to change measurement basis for investment property from cost model to fair value model, ठीक है। अब चेंज द, मैंने आपको कहा था कि ये चेंज द मेजरमेंट बेसिस फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू। मैंने आपसे कहा था IS 2 कहता है FIFO पे रखो या FCO पे रखो, ये ऑप्शन है। लेकिन जब आपने एक सेलेक्ट कर लिया, अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है, अब इसको कंसिस्टेंटली अप्लाई करना। IS कहता है इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे करवाता है ना, सब्सिक्वेंटली आप चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रखो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, चाहो तो फेयर वैल्यू मॉडल पे रखो। अब ये ऑप्शन है, लेकिन वंस सेलेक्टेड, अब ये आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी बन गया है, अब आपको इसे कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ता है। ये नहीं कि एक साल में आपने इसको जो है वो फेयर वैल्यू पे रख लिया, अगले साल कॉस्ट पे, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। आपने गवर्नमेंट ग्रांट को एसेट से अलग रखा, एसेट को अलग, ग्रांट को अलग रखा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड ने कहा था ऑप्शन है आपके पास कि आप उसको चाहो तो एसेट से नेट कर लो, आपने नहीं किया। जब नहीं किया तो अब आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी इसको अलग अलग रखना, अब इसको इकट्ठा नहीं करना। खैर वो बात बाद में देखेंगे। फिलहाल 2 एग्जांपल सामने मोटी मोटी आज के सवालों में आ जाएंगी। एक क्या है, FIFO से FCO या FCO से FIFO पे जाना, क्योंकि ये ऑप्शन था, सिलेक्ट हो गया था तो अकाउंटिंग पॉलिसी थी। अगर आपने FIFO से FCO पे जाना है या आप FCO पे हैं FIFO पे आना है, नाउ दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। IS 8 अप्लाई होगा, रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करके लाना पड़ेगा। कॉस्ट मॉडल से फेयर वैल्यू मॉडल पे आना है या फेयर वैल्यू मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाना है, वैसे पसंद नहीं करता फेयर वैल्यू से कॉस्ट मॉडल पे जाना। बहरहाल अगर आपने इसको चेंज करना है तो ये क्या है, आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज, IS 8 अप्लाई होगा, रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन बनेगी, ठीक है। सर ये तो आसान सवाल था, आप दूसरा मुश्किल सवाल कराएं ना, वो भी करते हैं इंशाल्लाह। ये बस 10-15 मिनट में अब हो जाना, 10 मिनट में। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑफ FL इज़ अ बिल्डिंग परचेज ऑन 1 जनवरी 16, हम खड़े हैं 19 में, 19, 18, 17, 16, 4 साल की वर्किंग कर लेंगे, एट अ कॉस्ट ऑफ 150 मिलियन।
60%। ये भाईजान अब आपका टाइम है आने का यार, बाजी आपका भी, एक हाइब्रिड गर्ल्स और एक हाइब्रिड बॉयज़, मतलब टाइम पे आया करो यार प्लीज़। द ओनली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट कितनी कर रही है, यकम जनवरी 16 को खरीदी थी 150 मिलियन। 60% ऑफ द कॉस्ट रिप्रेजेंट्स, कितने गया, बिल्डिंग कंपोनेंट। अलग क्यों कर रहे हैं, अलग क्यों कर रहे हैं? हाँ जी, डेप्रिसिएशन के लिए, क्योंकि वो फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू फेयर वैल्यू मॉडल आ रहा है ना, तो यानी पहले वो कॉस्ट मॉडल पे होगा तो डेप्रिसिएट कर रहा होगा। डेप्रिसिएशन करने के लिए उन्होंने कहा पूरा 150 ने डेप्रिसिएट करना, 150 का 60% डेप्रिसिएट होना है, और वो भी यूजफुल लाइफ उसकी दी हुई है 20 साल, और रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुई है 10 मिलियन। ठीक है, ओके डन। लाइफ है इसकी 20 साल्स और रेजिडुअल वैल्यू है इसकी 10 मिलियन। ठीक है, 60% ऑफ द कॉस्ट, तो 150 मिलियन यकम जनवरी को ख़रीदा, कॉस्ट ऑफ 150 पे ख़रीदा, 60% इसका डेप्रीशिएबल अमाउंट है जो 20 साल में डेप्रीशिएट करेंगे, रेजिडुअल वैल्यू भी यूज़ होगी। ठीक है, अब ये तो वो करता आया होगा 16, 17, 18, और चूंकि ड्राफ्ट बन चुका है, आज उन्होंने लिख ही दिया तंग आकर, ने कहा हर सवाल में ये लिख रहे हैं, खुद ही लिख रहे हैं, आज हम ही लिख के दे देते हैं कि जिस साल में खड़े हैं ये ड्राफ्ट है, तो ये ऑडिटेड है और ये ऑडिटेड है। अभी भी मेरी पसंद की बात तो वही होती है कि यहाँ लिखा होता है 31 दिसंबर 31 दिसंबर, तो वो भी हम कर लेते हैं, ताकि अब इसको ये भी होश आए आई कैब को कि ये भी लिख दिया करे, ताकि हमें और आसानी हो जाए। तो 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 18, 31 दिसंबर 17। साकिब लेट आए हो, अच्छा सॉरी। ठीक है जी, तो अब ये ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मुनासिब हो जाती है बात, अब समझना आसान, तो इस टॉपिक के अंदर ये काम कर लिया करना। ठीक है ना, 31 दिसंबर 7 लिख लेता है बंदा, ये 30 जून जो ईयर एंड हो, आसानी हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, अब 16, 17, 18 और इवन 19 ये लोग क्या करते रहे, डेप्रिसिएशन। 19 में भी कर ली होगी ना डेप्रिसिएशन, वो कह रहा है फॉलोइंग, वैसे ना भी कहे तो मैंने कहा हुआ IAS 8 के टॉपिक में यही अज्यूम किया करो कि इस साल में भी ये गलती हो चुकी है, अनलेस कि वो ऐसी बात क्लियरली लिख दे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी प्रिपेयर ही नहीं हुई। जैसे मिसाल के तौर पे ये नहीं, ये तो चांद है, ये क्वेश्चन बैंक है, पास पेपर है, क्वेश्चन बैंक में एक सवाल वैसे ही दिखा रहा हूँ, हालांकि अभी आज शायद होमवर्क में दूँ, अभी मैंने वो होमवर्क में दिया नहीं हुआ। कोल लिमिटेड के नाम से होगा ये, कोल लिमिटेड इज प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 30 जून 19। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं, कहीं ड्राफ्ट की फिगर्स गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं इस साल को गलत अज्यूम नहीं करूँगा। सिर्फ ये वाहिद सवाल है जिसके अंदर मैंने जिस साल में खड़ा हूँ उसको मैंने गलत अज्यूम नहीं करना, क्योंकि वो क्या कह रहा है, प्रिपेयर कर रहे हैं, जबकि बाकी सब सवालों में क्या कहता है, ड्राफ्ट बन गया हुआ है। और ये चीज़ें अभी तो ड्राफ्ट बन गया, मतलब ड्राफ्ट का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन गई हैं, अब बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं तो फिर सारा कुछ हो चुका होता है, तो फिर इस साल को भी, तो ये वाहिद एक सवाल आएगा जिसमें मैं 30 जून 19 में खड़ा हूँ ना, तो 19 वाले साल में मैं कहूँगा कुछ नहीं किया उन्होंने, गलत सलत पिछले सालों से गलती सही करके ले आएंगे, इस साल के अंदर गलती सही करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, चलो देखते हैं यार 5 सवाल को, तो फिलहाल तो संडे का दिन है और रेशोज़ हैं, और आज रेशोज़ आर कमिंग। साकिब किधर हैं भाई, आप ले जाओ ये चार्जिंग पे लगा दो, ये चार्जर ला दो बल्कि मुझे। ओके, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 19 में खड़े हैं, 16, 17, 18, 19 ये लोग क्या कर चुके, कितने बच्चों ने ये सवाल अटेम्प्ट किया है, तो फिर हाइब्रिड में कितने बच्चों ने, क्यों बेटा आज क्यों नहीं किया हुआ, क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, मैंने करवाना है इसलिए ना। चलो कोई नहीं, अब मैंने कल थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास ली थी, मैं माफ़ी दे देता हूँ, मुझे नहीं गुस्सा आया, मैं वैसे भी मैं करवाने, अब जिसने पढ़ना होता है वो पढ़ लेता होता है, बाकी अब पर्चे के अंदर भी आप लोग मेरा सहारा ढूंढोगे अगर आप क्लास में कर रहे होते हो सवाल, और अगर आप खुद सवाल कर रहे हो, घर जाके ट्राई कर रहे हो, सर बुक नहीं थी ना, सोल्यूशन नहीं था, हम कैसे देखते सोल्यूशन और करते। अच्छा था बुक नहीं थी, 4 दिन आप ट्राई करते, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते, चलाते, मर्ज़ी है आपकी। तो वो 4 साल से डेप्रीशिएट करते आ रहे होंगे, क्योंकि वो कॉस्ट मॉडल पे थे, कॉस्ट मॉडल में डेप्शन होती है, लेकिन अब हम कह रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाओ,
तो फेयर वैल्यू मॉडल है तो हम ये कहेंगे कि 4 साल से डेप्रीसिएशन करते आ रहे हैं, उसको रिवर्स करें, और 4 साल से फेयर वैल्यू पर रखना था, अब चेंज कर लेना पॉलिसी तो फेयर वैल्यू निकालनी पड़े। तो डेप्रीसिएशन जो वो करते रहे पिछले 4 साल उसको रिवर्स करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। और फेयर वैल्यू मॉडल के कहते हैं उठा के ले जाओ, फिर डू नॉट डेप्रीशिएट और टेक द प्रॉपर्टी टू इट्स फेयर वैल्यू एट ईयर एंड टेक प्रॉफिट और लॉस, टेक फेयर वैल्यू गेन और लॉस इन प्रॉफिट एंड लॉस। यही पढ़ा था ना हमने, ठीक है। तो अब पिछले 4 साल की डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे और पिछले 4 साल देखेंगे फेयर वैल्यू गेन है या लॉस है। उसकी कहानी उसने अलग से बताई भी हुई है। वैसे इतना आसान सवाल था कि उन्होंने 6% गेन ही बता दिया। द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज बाय 6% इन ईच ईयर, यानी कि चारों साल में उसने गेन ही दिखाया कि 6% करके ये बढ़ती जानी, 6% करके वैल्यू बढ़ रही है तो फिर हर साल गेन ही होना है ना। मैं होता तो मैं यहाँ पर एक नीचे टेबल डालता, द फेयर वैल्यूज ऑन डिफरेंट डेट्स इज एज फॉलोज, और फिर मैं ऐसे लिखता 31 दिसंबर 16 पे लेट से 160 है, बढ़ा लिया, 31 दिसंबर 17 पे 155 कर लेता, 31 दिसंबर 18 पे 170 करता, ऐसे करके डिफरेंट, ताकि कभी गेन कभी लॉस, कभी गेन कभी लॉस आप रिवर्स करते। लेकिन अब क्या करें, आई कैप का सवाल था, इसको नहीं बदला मैंने, ठीक है। आप कहोगे फॉलोइंग मैटर्स लिखा हुआ नीचे एक ही आ रहा है। उसकी वजह ये थी कि आई कैप का असल सवाल जो था उसमें दूसरी एडजस्टमेंट थी लीजेस की, IFRS 16, चूँकि ये उस वक्त मैंने आपको बताया था टॉपिक हुआ करता था ये FAR 2 के अंदर, अच्छा FAR 2 के अंदर होता था। तो FAR 2 में IAS 12 भी पढ़ते थे, फिर यहाँ पे एक लाइन पड़ी होती थी टैक्स रेट इज़ इतने %, तो करंट टैक्स डेफर्ड टैक्स की भी देखते थे हम, प्लस लीजेस पड़ा हुआ था तो दूसरी एडजस्टमेंट लीजेस की थी, ठीक है ना। लेकिन वो चूँकि आपके सिलेबस में थी तो वो उड़ा दी मैंने यहाँ से, तो ये मैंने पॉइंट 1 नहीं छेड़ा बस, ठीक है। तो चेंज इन इक्विटी बनाते हैं, शेयर कैपिटल है, रिवेंज सरप्लस है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, और फिलहाल तो और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, कोई और चीज़ तो नहीं है। शेयर प्रीमियम मेरे ख्याल में आया नहीं था, शेयर प्रीमियम आ गया था, और तो नहीं कुछ, और तो कुछ नहीं है। चलो मिज़ाइल तैयार करें, मिज़ाइल। फ़खर लिमिटेड FL लिखा हुआ है, बस ये बड़े फ़ायदे की चीज़ होती है FL, पर्चे में लिखा हो तो फ़खर लिमिटेड पूरा ना लिखा करो, उसने ब्रैकेट में लिख के दे दिया ना आपको क्वेश्चन में FL, मतलब यही होता है, क्या ये लिख लो। अगर तुम FL लिखोगे तो मुझे लग जाएगा पता कि तुमने फ़खर लिमिटेड लिखा है, ये एग्जामिनर कह देता है, तो फिर पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आज एक्सट्रैक्ट्स नहीं है जी, लेकिन ये पूरा लिखना है आपने, SOCIE, ओके। फॉर द ईयर एंडेड बताएंगे जी 31 दिसंबर 2000, ये भी पूरा लिखना है आपने, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है जी। उसके बाद एहतियातन 2 लाइनें खाली छोड़ दें, क्या पता 18-19 से पहले भी कोई गलतियां सही करने वाली पॉलिसी चेंज करके लानी हो, क्या पता, नहीं आपको पता है वैसे करके लानी है। खैर चलें, हम तो अपनी तरतीब पे चल रहे हैं कि 2 लाइनें छोड़कर तीसरी लाइन में हम लिखते हैं ओपनिंग, अच्छा। उसके बाद यहाँ प्रॉफिट आएगा, डिविडेंड आएगा, तो ट्रांसफ़र हो सकता था, वैसे है नहीं। उसके बाद कोई राइट इशू है तो वो आ जाएगा। बहरहाल 4-5 लाइनें छोड़कर मैंने लिखा क्लोजिंग बैलेंस, 4-5 आइटम्स ही है ना, सरप्लस राइज भी हो रहा है सच्ची, तो वो अलग अलग लिखते हैं ना हम, तो डिविडेंड आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा, राइट इशू आ जाएगा, ठीक है। तंग ना हो तो थोड़ा सा क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ज़रा खुला डुला लिखेंगे ना, मैं तंग ही रहना सारी ज़िंदगी बोर्ड के उत्ते। उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर 4-5 लाइनें खाली छोड़ेंगे और फिर क्लोजिंग लिख लेंगे, ठीक है जी। इस 31 दिसंबर 19 को मैं हर सवाल ऐसे ही करवाता हूँ, अब आप देख लें, ठीक है ना। अच्छा, मोहानी में भी सिर्फ चेंज इन इक्विटी बनानी थी, तो चेंज इन इक्विटी के ऊपर लगाए हुए 5-1 दिन वो सिर्फ वहीं काम नहीं आए, वो अभी भी यहाँ पे भी काम आ रहे हैं, ठीक है ना। 31 दिसंबर, अब मेरे ख्याल में पिछले टाइम में भी चेंज इन इक्विटी के साथ ही उसने IAS 8 मिक्स किया, तो स्टेटमेंट चेंज इक्विटी को ईजी नहीं लेना, उसको पहले करवाने का और जोर लगाने का मकसद ही यही था। 31 दिसंबर 19, 31 दिसंबर 18, 1 जनवरी 18,
IAS 8 कैसे मिक्स होता है चेंज इन इक्विटी में, देख नहीं लिया आपने ऐसे, या कोई पिछले साल की गलती पकड़ी जाएगी, वो सही भी करनी है और चेंज इन इक्विटी भी बनानी है। अब इस साल की सिर्फ गलती हो तो वो तो IAS 8 को अप्लाई नहीं करवाती, वो तो इस साल को हम सही करके वो सही वाला ही दे देते हैं। लेकिन पिछला कोई रिपोर्टेड ईयर है, उसकी कोई गलती पकड़ी गई है, सही करनी है, या पिछला कोई रिपोर्टेड ईयर है, घर में उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पड़ी हुई हैं यूज़र के, और उसमें कोई पॉलिसी चेंज करके लानी है, तो IAS 8 अप्लाई होगा, रीस्टेटमेंट करनी पड़ती है जहाँ जहाँ आपको पता है। ठीक है ना, हमने 3 दिन टिका के हर चीज़ को प्रैक्टिस किया है, सिर्फ जनरल एंट्रीज रह गई हैं, वो मैं इंशाल्लाह देखता हूँ इन दोनों सवालों करने के बाद जनरल एंट्री में करवा देता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा अब क्या क्या बनाना है जी, शेयर कैपिटल है, फिर शेयर प्रीमियम की जगह भी रख लो, फिर फिगर्स कितनी आ ही जाएगा, फिर रिटेन अर्निंग्स हैं, और फिर रीवैल्यूएशन सरप्लस, और उसने कहा है टोटल का कॉलम ना बनाइएगा। पॉइंट्स में तो नहीं फिगर्स आई थी, पॉइंट्स में तो नहीं आई थी फिगर्स, चलो यार थोड़ा सा खुला डुल्ला रख लेते हैं, थोड़ा बाहर ले इसको, वर्किंग कर लेंगे। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और रीवैल्यूएशन सर, टोटल कॉलम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, चले अब ओपनिंग बैलेंसेस लिखने हैं एक बार या 2 बार, अभी नहीं भी पता लग रहा तो सवाल की एडजस्टमेंट करेंगे तो पता लग जाएगा, क्या ख्याल है, ठीक है ना। लेकिन वैसे चूँकि आप सवाल करके आए हैं इसलिए मैं पहले ही सवाल और पढ़ के ही शुरू करना होता है। तो आपको नज़र आ रहा है 16 में एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और हम चाह रहे हैं कि उसकी पॉलिसी को चेंज करें, ठीक है ना। पॉलिसी चेंज करनी है तो रिट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि ये वॉलंटरी है, मैनेजमेंट डिसाइडेड to provide better information, management decided, now this is voluntary change in accounting policy, now there is no option, there is no transitional provision, standard नहीं बदला कि वो आके कहे चाहो तो आज से करो, चाहो तो बाद वाले साल से करो, चाहो तो पीछे चले जाओ, ये चाहो कोई नहीं है। यहाँ पे क्या है, वॉलंटरी चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, तो ये मैंडेटरी है कि आपको रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ तक जा सको वापस जाओ पॉसिबल हो तो। और पॉसिबिलिटी कहाँ नहीं रहती, पढ़ेंगे थ्योरी में, इम्प्रैक्टिकेबिलिटी आती है कभी कभी इंफॉर्मेशन के अवेलेबल ना होने की वजह से। जैसे मेरे ख्याल में कितने 5 साल के लिए टैक्स वाले कहते हैं अकाउंट्स खुद संभाल के रखो, 6 साल के लिए, तो हो सकता है 6 साल के बाद कंपनी अपने रिकॉर्ड्स को या वो जला देती हो कि यार क्या करना है, तो 6 साल से पीछे जा ही ना सके, हालांकि पॉलिसी 60 साल से वही चली आ रही हो। तो जहाँ तक जाना पॉसिबल हो स्टैंडर्ड कहता है फिर जाओ, पॉलिसी को चेंज करके लाओ, ठीक है। ओके, तो इसकी वर्किंग को पहले, वर्किंग आज यहीं कर लेते हैं, ठीक है, वर्किंग मैं यहीं कर रहा हूँ। लेकिन एक बात मुझे पता लग गई है, एक बात पता लग गई है, क्योंकि 16, 17, 18, 19 4 साल के ऊपर ये चेंज लानी है, तो जो चेंज आना है 19 के साल में वो तो 19 में सही करेंगे, जो 18 में लाना है वो 18 में सही करेंगे, जो 17 में, 16 में, 15, 14, 13 वो कहाँ जाना है, ओपनिंग में, तो इसलिए ओपनिंग 2 बार ही आएगा, ठीक है। 1 जनवरी 18 और क्या अल्फाज लिखे हुए थे, प्रॉफिट क्या लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सर खुद देखें ना, सर खुद देखें ना, हाँ बस इतनी सी बात बतानी थी, नेट प्रॉफिट और OCI वाला सरप्लस है, ठीक है ना। तो नेट प्रॉफिट 2018 का, नेट प्रॉफिट 2019 का, और OCI वैसे आता है ना सरप्लस, सरप्लस लिख दूँ, अच्छा, रीवैल्यूएशन सरप्लस 2018, रीवैल्यूएशन सरप्लस 2019, ये अलग अलग भी लिख सकते हैं। मैंने एक और तरीका भी आपको बताया हुआ है ना, कल तो आपको सिखाया भी था वो तरीका, कल नहीं परसों शायद, जब वो सवाल कर रहे थे क्वेश्चन 6, यानी आप टोटल कम्प्रिहेंसिव इनकम लिख के फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में पैट लिख दें और उसी के सामने रियन सरप्लस में OCI वाला आइटम रियन सरप्लस लिख दें, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग हमने रखा हुआ। तो 18 के साल में 18 का प्रॉफिट आ जाएगा, 19 के साल में 19 का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब 19 की चेंजेस या गलतियाँ 19 में सही कर ली, 18 की चेंजेस या गलतियाँ 18 में सही कर ली, और
उससे पहले अगर कोई गलतियां हैं या कोई इफेक्ट हैं चेंज के तो वो कहाँ जाएंगे, ओपनिंग के अंदर। तो इसलिए ओपनिंग 2 दफ़ा आ गया। ठीक है, चले प्लानिंग हो गई है हमारी। बाकी मुफ्त के नंबर हम अभी भी ले सकते हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ चलो हम एडजस्टमेंट करके एक ही बार सवाल को फड़काते हैं। अब 10 मिनट में सवाल ने हो जाना है इंशाल्लाह। जी मेरे प्यारे बच्चों, 2016 से ये गड़बड़ शुरू हुई है। हमने एसिड गलत नहीं किया, हमने एसिड जो ख़रीदा था उसको रखा हुआ था कॉस्ट मॉडल पे। किस पे रखा हुआ था? इसका मतलब हम उसको डेप्रीशिएट करते आ रहे थे। देखो एसिड ख़रीदा होगा 16 में तो क्या एंट्री की होगी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट, चाहे कॉस्ट मॉडल पे हो चाहे फेयर वैल्यू मॉडल पे हो, इसमें तो कोई चेंज नहीं ना है। क्या हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी गलत डेबिट किया है? क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट कैश क्रेडिट वाली एंट्री में कोई गलती है? नहीं। तो इसका मतलब इसको तो छोड़ दो। अब अगली बात शुरू हुई ईयर एंड पे। ये मेजरमेंट मॉडल का ऑप्शन है ही ईयर एंड सब्सीक्वेंट मेजरमेंट पे ना, तो बोलो तो सब्सीक्वेंट मेजरमेंट के वक्त कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट कर गए? कॉस्ट। तो कॉस्ट मॉडल पे थे तो हर साल इन्होंने क्या किया होगा? डेप्रीशिएट। अब हम क्या करेंगे? इसको रिवर्स। डेप्शन को क्या करना है? रिवर्स। डायरेक्ट कर लूँ ना कि पहले डेप्शन निकाल के दिखाऊं फिर रिवर्स करवाऊं? चलो आप कर लीजिएगा घर पे। ठीक है, मुझे ये बताओ जो इन्होंने किया होगा वो क्या किया होगा? हर साल 16, 17, 18, 19 इन्होंने क्या किया होगा? खुल के बोलो, क्या गलती हो जाएगी तो क्या फेल हो जाओगे? अभी तो खुल के बोला करो। इन्होंने 16, 17, 18, 19 क्या किया होगा? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बोल दूं अगर इजी रहेगा। इन्होंने 4 साल क्या किया है? डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कह लो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह लो, वो क्रेडिट 16, 17, 18, 19। स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, वर्किंग भी करने की जरूरत नहीं है, हर साल तो सेम होनी है। अब ये करते रहे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, डेप्शन एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट 4 साल। अब हम कह रहे हैं नहीं जी, हम कह रहे हैं कि जी ये पॉलिसी तो बदलनी है। अब अगर पॉलिसी बदल के फेयर वैल्यू पे आए तो आपको पता है फेयर वैल्यू मॉडल IAS 40 का कहता है कि अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आना चाहते हो तो डू नॉट डेप्रीशिएट। अब अगर हमने मॉडल बदलना है तो मतलब जो डेप्रीसिएशन हमने चार्ज की थी पिछले 4 साल 19 इंक्लूडिंग 19, वो सारी की सारी अब क्या करनी पड़ेगी? रिवर्स। तो रिवर्सल की एंट्री क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट। और एक्यूमुलेशन डेबिट करने की बजाय मैंने इस टॉपिक के अंदर क्या कहा हुआ है आपको? डायरेक्ट एसेट को कर दिया करो, जरा पोस्टिंग में आसानी रहती है। वैसे बेटर प्रेजेंटेशन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट ही है। एसेट को अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्शन को अलग ही रखना होता है, क्योंकि नोट भी हमारा तभी बनता है और IAS 16 की रिक्वायरमेंट भी यही है। बताओ ग्रॉस कैरिंग अमाउंट अलग, एक्यूमुलेटेड डेप्शन अलग, ओपनिंग पे भी क्लोजिंग पे भी, रेकंसिलेशन भी बनाओ। तो वो सारा कुछ करने के लिए हमें एक्यूमुलेटेड डेप्शन को अलग रखना होता है, ठीक है ना। लेकिन बाकी जो टॉपिक्स है ना, ये जैसे करेक्शन ऑफ एरर किया या IAS 8 किया, जब इस पे इम्पैक्ट ले रहे होते हैं हम एक्सट्रैक्ट्स के अंदर, तो उसमें मैंने आपको कहा है जब भी एक्सट्रैक्ट्स बनाओ कि इजी, सिवाय PPE का नोट बनाते हुए बाकी चीज़ों के अंदर मेरा मशवरा ये है, आसानी हो जाती है कि आप डेप्शन एक्सपेंस डेबिट बुक वैल्यू की तरह से एसेट क्रेडिट कर दो, या रिवर्स करना है तो एसेट डेबिट डेप्शन एक्सपेंस क्रेडिट कर दो, थोड़ी सी पोस्टिंग में आसानी हो जाती है। ठीक है, ओके। तो अब करते क्या है, मैं यूँ कह देता हूँ, करते क्या है, ये बस दिमाग में करना था। वैसे डेप्शन एक्सपेंस डेबिट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्रेडिट, हम कह रहे हैं इसको क्या करो? रिवर्स। तो रिवर्सल कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट डेप्रीसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट। कितने से? अब कितनी थी जी कॉस्ट? कितनी थी? 160। कितना? 150 कॉस्ट थी, रेजिडुअल वैल्यू 10 मिलियन थी, 60% 150 का आपने निकालना है पहले, ठीक है, और उसको 20 साल पे डेप्सिट कर देना, ठीक है। तो बोलो भाई 150 डिवाइडेड बाय 150 माइनस 20 डिवाइडेड, नहीं 150 माइनस रेजिडुअल वैल्यू की थी। पहले बताओ, चलो एक ही बात, ओके ज़रा साफ सुथरी करके बना ले जी 150 का कितने परसेंट? 60%। कितना आता है? ये 90 है। इस 90 में से माइनस 10 रेजिडुअल वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय, बस कितना आंसर आता है? 4। अब हर साल ये एंट्री करते गए थे, हम हर साल इस एंट्री को क्या कर देंगे? रिवर्स। ठीक है,
चलो जी, अब शुक्र है स्ट्रेट लाइन है। रिड्यूसिंग बैलेंस हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। रिड्यूसिंग बैलेंस होता तो क्या होता, वर्किंग डिटेल्ड बन जाती बस, ठीक है, वर्किंग डिटेल्ड बनती और हर साल की डेप्रिसिएशन डिफरेंट हो जाती, बस इतना सही फ़र्क होना था। नहीं आ रहा भाई, इधर टुंडू को पता नहीं क्या है। चल अब जी 16 में यही हुआ, 17 में भी यही हुआ, 18 में, 19 में, बस। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 17 के अंदर भी उन्होंने डेबिशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेट डेबिशन क्रेडिट किया था, हमने 17 में भी इसको क्या करना है, रिवर्स। पहले रिवर्सल तो कर लेना, पुरानी पॉलिसी में जो हुआ अब उसको रिवर्स करें, मजबूरी है, डेप्रिसिएशन हर साल की हुई है तो रिवर्स भी हर साल अलग अलग करना पड़ रहा है। 2018 बोले 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 बोले, आसान है ना, आसान इसलिए है कि आपको ये कॉन्सेप्ट आता है और आइए सेट अब वैसे अप्लाई करना आ गया। अब बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि अब हमने डिफरेंट किस्म की एडजस्टमेंट्स बस देखनी है। अभी आज एक आसिफ इंजीनियरिंग वाला डिस्कस करके होमवर्क दूंगा, अजीब सा सवाल है, अजीब सा इसलिए कि उसमें एडजस्टमेंट अजीब सी है, लेकिन बाकी ट्रीटमेंट सारा यही। उसमें कहता है कि स्टोर आइटम्स थे, हम एक्सपेंस आउट कर रहे थे, लेकिन पॉलिसी बदली है, पता नहीं कैपिटलाइज करना है, कैपिटलाइज कर रहे थे अब एक्सपेंस आउट करना, इस तरह का सवाल। एडजस्टमेंट्स डिफरेंट है और कुछ भी नहीं है। रीवैल्यूएशन कोल लिमिटेड के अंदर रीवैल्यूएशन पड़ी हुई है, यही रीवैल्यूएशन वाली एडजस्टमेंट आई कैप की रिसेंट अटेम्प्ट के अंदर भी आई थी, बिल्कुल वैसी ही। तो बस एडजस्टमेंट्स हैं, डिफरेंट तरह की एडजस्टमेंट्स पड़ेंगे और कुछ भी नहीं बचा अब इसमें इंशाल्लाह। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि रेशो संडे को करवा दूंगा ताकि फिर IS 8 और रेशो की प्रैक्टिस चलती रहे, हमारा टाइम ज़ाया ना हो और कोई ऐसा टॉपिक भी ना हो। रेशोज़ में प्रैक्टिस तो ज़ाहिर है ज़रूरी है, लेकिन एक लेक्चर के अंदर सारी रेशोज़ कम से कम बंदा करवा सकता है। EPS है, अगर 2-3 दिन करवाऊँ, बेसिक EPS हो जाए, डाइल्यूटेड रहती हो तो बाद में बेसिक भी भूली हो। कैश फ्लो शुरू करवा दूँ तो 2-3 दिन में जो करवाऊँ वो ईद के बाद वो भूला हो, तो रिस्क है उन दोनों में। तो जाहिर है रेशियोज़ का टॉपिक भी करना है, इस दफ़ा भी उसमें से सवाल आया है, इवन कैश फ्लो से नहीं आया, रेशियोज़ में से आया सवाल, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स ही मैंने आपको कहा आजकल हम जो कर रहे हैं वो सब पर्चे में आना है, तो ध्यान से करना है, छुट्टी नहीं करनी, ठीक है। 19 अच्छा, वैसे आजकल क्या हमने जितना पढ़ा है वो सारा ही पर्चे में आता है। आई कैप अक्सर कमेंट्स में ना एक बात लिखता है, याद रखना, ये कान खोल के सुन लो। आई कैप फेलियर की वजह लिखता है कमेंट्स के अंदर, कमेंट्स पढ़ा करो, आई कैप के कमेंट्स पढ़ा करो, ठीक है। फेलियर की वजह लिखता है सिलेक्टिव स्टडीज, स्टूडेंट सिलेक्टिव स्टडी करके आया होता, मतलब जो सा टॉपिक आपने छोड़ के जाना है ना उसने आपको मार ज़रूर देनी है। उसकी वजह यह है कि उसने हर टॉपिक को कहीं ना कहीं डालना है। अब आपने जो टॉपिक छोड़ा है वो उसको नज़र आ जाता है, देखा इसने EPS को हाथ ही नहीं लगाया, NPO का सवाल छेड़ा ही नहीं, मतलब इसने ये टॉपिक छोड़ा हुआ था। तो कुछ छोड़ के नहीं जाना। फ्रेमवर्क का टॉपिक 2 घंटे के अंदर फ्रेमवर्क का चैप्टर हो जाता है, आप 2 से ढाई घंटे लगा लें, बहुत आराम आराम से करना है, यानी आखिरी दिन के अंदर 1 दिन में हो जाता है, या 2 दिन लगाएं, वो फ्रेमवर्क ओके सारा बिल्कुल समझ आ जाता है, ठीक है। उसमें से 4 नंबर का सवाल आया था, 4 के 5 नंबर का एक पार्ट आया, 5 नंबर का था। जो छोड़ के जाना है ना उसने ज़रूर आना है। उसकी वजह ये नहीं है कि मैं को बददुआ दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि जो आपने छोड़ना है वो उसने तो रखा ही हुआ है पर्चे में, उसने कुछ नहीं छोड़ना असल में पूरे इस टॉपिक में से। भाई कह रहे हैं कैश फ्लो छोड़ नहीं दिया था, MCQs में आ गया था। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, तो इस दफ़ा तैयारी रखो फिर, हाँ पक्का आना है, कच्चा भी नहीं आना। दूसरा जी, दूसरे कच्चे नहीं हो जाते, एक ने पक्का आना हो तो। ओके, ये है जी वो काम जो हमने, ये नहीं कि हमने ये किया है, ये हुए काम को हमने रिवर्स किया है क्योंकि हम पॉलिसी बदल गए हैं, ठीक है ना बच्चों। ओके, तो एक तो ये आपने हर साल करना। चले आगे। अब अगली चीज़ क्या है, ये तो वो है जो पहले हुआ पड़ा था, आपने इसको उल्टा दिया, चेंज कर दिया। अब वो काम, अगला काम वो है जो आपने, ये कौन सी वर्किंग है, वर्किंग 1, जो आपने अब करना है नई पॉलिसी वाला जो नहीं हुआ पड़ा, वो क्या है, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट। हर ईयर एंड पे उठा के ले जाओ। ये क्या था, हर ईयर एंड पे उन्होंने डेप्रिशिएट किया था, हमने कहा चलो शाबाश रिवर्स करो, सारी डेप्शन रिवर्स कर दी जितने साल हुई। अब वो कह रहा है फेयर वैल्यू मॉडल में लेके जाओ, तो भाईजान ये टाइम नहीं है आपके आने का, आप मुंह उठा के आ गए, ठीक है। तो फेयर वैल्यू पहले से बैठे हुए थे, सॉरी, फेयर वैल्यू मॉडल में हर साल फेयर वैल्यू पे उठा के लेके जाना है और गेन लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस। वो अलग बात है कि सवाल की एडजस्टमेंट इतनी आसान है कि हर साल गेन ही है,
हर साल गेन ही, क्योंकि उसने कह दिया, एक लाइन डालकर कह दिया कि 6% इंक्रीज हो रहा है सिंस एक्विजिशन। ठीक है, वैसे तो लेजर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो अब क्या करें, अब आप भी तो फिर आप है ना, मैं बना देता हूँ लेजर। जी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, वैसे तो वर्किंग है, फटाफट करें बस। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे हो तो, यकम यानी 16 को ख़रीदा था ना इसको 150 का। ठीक है, 31 दिसंबर 16 पर कैरी डाउन 150 इंटू 1.06%। क्या मतलब, इसका मतलब होता है 150 प्लस 6% ऑफ 150। इसको यूं भी लिख सकते हैं ना आप, पता है ना, इन्नी को रियाजी आंदी जे, ये आप 150 प्लस 6% ऑफ 150 कर दें, या 150 इंटू 1.06 कर दें, एक ही बात होती है। तो वो ये कह रहा है कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हैज़ इंक्रीज्ड बाय 6% इन ईच ईयर सिंस एक्विजिशन। ठीक है, तो बताएं जी आंसर 159। ठीक है जी, तो फिर 9 रुपये का क्या आ गया। बस मज़े की बात यह है कि ये हर साल गेन है, फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, और ये मैंने बैलेंसिंग निकाला। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं अगर सवाल बनाता तो मैं एक साल गेन, दूसरे साल लॉस, फिर डिफरेंट करता, ताकि आप प्लस माइनस ज़रा अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो टेस्ट के अंदर बदल लेंगे इसको। यकम जनवरी 17 पर ओपनिंग 159 है, 31 दिसंबर 17 पर कैरी डाउन। अब 159 से कीमत बढ़ाना, 150 से ना बढ़ाई रखना, कीमत अगले साल मज़ीद बढ़नी है उस पिछली कीमत से ही ना जी। 169 कर लें, चलें जी, 10 आ गया। बैलेंसिंग जी, नेक्स्ट ओपनिंग आएगा यकम जनवरी 18 पर, ब्रॉड डाउन 169। हाँ जी, 31 दिसंबर 17 पर 18 पर क्लोजिंग कितना आएगा, 169 इंटू 6% का इंक्रीज 1.06 पॉइंट कितना है। चलो फिर एक बार फिर अब 10-10 सेम हो जाएगा, ज़रा माफ़ कर दें फिर। उसके बाद आखिरी साल इसमें अल्लाह करे अब 11 हो जाए, नहीं तो 11 कर लेना है, वरना आपको कि सेम हो गया, सेम हो गया। एक यकम जनवरी फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट एंड लॉस वाला बैलेंसिंग 10, यकम जनवरी 19 ब्रॉड डाउन 179, 31 दिसंबर 19 कैरी डाउन 179 इंटू 1.06 111 हो गया फेयर वैल्यू गेन बैलेंसिंग PNL वाला। ठीक है, तो ये करना पड़ेगा अगर पॉलिसी फेयर वैल्यू वाली हो, तो 18 से ये 16 से ये होता चला आना चाहिए था। अब हमें तो सिर्फ सरोकार इस वक्त किससे है, 9, 10, 10 और 11। ठीक है ना, तो ये काम अब कर लो। पुरानी पॉलिसी उलट चुकी है, नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी। अगर नई पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी तो उसका असर 16 से क्या पड़ना था अगर ये पॉलिसी, क्योंकि IS 8 कहता है अगर पॉलिसी चेंज है तो इसको अप्लाई करो। अंग्रेजियाँ लिखी हुई हैं, मैं थ्योरी साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, IS 8 कहता है अगर पॉलिसी चेंज हुआ है तो उसको अप्लाई करो ऐसे एज इफ दिस पॉलिसी हैज़ ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड, कि हमेशा से यही पॉलिसी चली आ रही थी जो नई आप अप्लाई कर रहे हो ना, तो मतलब 16 से लिया था तो फिर 16 से ही इसको अप्लाई करके लाओ। तो क्या करना था 16 में, अगर ये नया मॉडल होता तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन PNL के अंदर क्रेडिट, कितने से 9। अच्छा, अब सेम ही है एंट्रीज। मज़े की बात ये, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट गेन लॉस तो है को नहीं, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट
10, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 10 ही था ना तीसरे साल में भी। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट 11। ठीक है जी, बस ये हमारा सवाल, हमारी वर्किंग ख़त्म होगा सवाल। ठीक है, अब 16 की गलतियाँ, 17 की गलतियाँ कह रहा हूँ, मतलब कि एडजस्टमेंट कर ली ना हमने, सही करनी है। अभी चेंज पॉलिसी की वजह से गलती कह दो आसानी के लिए, ठीक है ना, मैं गलतियाँ बोल तो 19 की गलतियाँ 19 के प्रॉफिट में सही कर लेंगे। 19 के यहाँ से लगा के रखें यार, यहाँ से, उधर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ताकि ये बार बार छेड़ना ना पड़े। यहाँ तक आ रहा है? अच्छा, 19 की गलतियों को 19 में सही करेंगे, 18 की गलतियों को 18 में सही करेंगे, उससे पहले 17, 16, 15 जितने मर्जी साल हैं वो कहाँ सही करेंगे? ओपनिंग में। तो करें शुरू काम। ठीक, 16 की गलती सही करनी है, यहाँ पे आएंगे प्रायर ईयर एडजस्टमेंट। जी शुरू करते हैं काम। अब ये रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वाला इम्पैक्ट हमने हिट ही नहीं कराना, बैलेंस शीट उसने मांगी नहीं ना हुई, दिमाग में बस कर लेना वो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट होगा बैलेंस शीट में, डेबिशन एक्सपेंस क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब एक्सपेंस कम, एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट गया बढ़, +4, ठीक है। आगे बढ़े, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, फेयर वैल्यू गेन इनकम, इनकम क्रेडिट, इनकम क्रेडिट होने का मतलब इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ गया, +9, ठीक है। यानी दोनों इंपैक्ट्स कौन से आए हैं प्रॉफिट के लिए? दोनों इंपैक्ट्स क्या हैं? पॉजिटिव, ठीक है। ये 4 और 9 है, दोनों को 4 या दोनों को 9 ना समझिएगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 17 में, अब 17 भी ओपनिंग में, क्योंकि हमारे सामने 18, 19 है, ठीक है। 17 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्रेडिट, यानी कम तो प्रॉफिट 4 से जाएगा बढ़, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ता है। इनकम क्रेडिट मतलब इनकम बढ़ गई, इनकम के बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ता है, तो +4 +10, जी क्लियर है। अब ये प्रायर ईयर एडजस्टमेंट शेयर कैपिटल को हिट करेगी या शेयर प्रीमियम को? ऐसा इन दोनों को नहीं करेगी, प्रॉफिट्स की एडजस्टमेंट है तो प्रॉफिट को हिट करेगी। यहाँ पे हम वो प्रॉफिट लिखेंगे जिसको चेंज करना है, रिटेन्ड अर्निंग्स को, ये चेंज आके वो रीस्टेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिगर बता दो, कुछ और नहीं है। 16-17 में सिर्फ यही है जी, पॉजिटिव। हाँ सॉरी, मजाक में क्या होने जा रहा था। अच्छा नेक्स्ट, आगे जी 18 है हमारे पास मौजूद है, 18 का प्रॉफिट हमारे सामने पड़ा होता है ना, तो 18 के प्रॉफिट की गलती 18 के प्रॉफिट में ही सही कर लेंगे, ठीक है। ये इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में आपको सवाल से मिलेगा, गलत वाला उठा लेंगे आप, क्वेश्चन मार्क में लगाना, इसलिए पड़ा हुआ है, फिलहाल मैं जा नहीं रहा इसको छोड़ के। अब 18 में एक्सपेंस 4 से कम हुआ और इनकम 10 से बढ़ी, एक्सपेंस के कम होने से प्रॉफिट बढ़ गया और इनकम के बढ़ने से भी प्रॉफिट बढ़ गया। देखो ना भाई, ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले आइटम्स को हिट कर रहे हैं, बैलेंस शीट वाले को नहीं छेड़ रहे हैं, एसेट को नहीं छेड़ रहे हैं, वो बैलेंस शीट में आता है वो बना नहीं रहे, वरना फिर जब बैलेंस शीट बना रहे होते तो उस वक्त फिर उसमें रीस्टार्ट करते। फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 4 से बढ़ाई पहले साल में और 9 से बढ़ाई, फिर 4 से बढ़ाई और 10 से बढ़ाई, लेकिन साथ वो भी लेके आए, फिर इन चारों को लेकर इस तरह से, वो तो बैलेंस शीट तो इस तरह से बननी थी, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरत नहीं है बनाने की क्योंकि रिक्वायर्ड नहीं है। अब गलत इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अमाउंट कोई नहीं, बस ठीक है 150 से चल सकते थे हम। चलें आखिरी 19 की गलती, एक्सपेंस क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, एक्सपेंस क्रेडिट मतलब उसकी कमी, इनकम क्रेडिट मतलब उसका बढ़ना, दोनों प्रॉफिट के लिए सूदमंद, फ़ायदामंद। तो नेट प्रॉफिट 19 का आपको पता है, सवाल में पड़ा हुआ है, आप उठा के लिख सकते थे, लेकिन मैं फ़िलहाल नहीं छोड़ के जा रहा था इस बात को कि ज़रा एडजस्टमेंट्स हो जाए, ठीक है। तो एक्सपेंस 4 से कम किया, रिवर्स किया था ना हमने, और गेन 11 का रिकॉर्ड। आइए सेट की एप्लीकेशन खत्म, अब बाकी रह गया है हमारा सिर्फ
वही पुराने वाला स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। ठीक है, चलें अब। ओके, लो भाई, अब इधर हम ना आएंगे इधर, अब हम तो इधर आएंगे अब। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फखर फॉर द ईयर 31 दिसंबर 19। ये पहले भी लिख सकते थे हम, खैर चलें। नेट प्रॉफिट है। अब हमने 17 का साल कोई नहीं बनाना होता इन चेंज इन इक्विटी, ठीक है ना। ये नेट प्रॉफिट जो है ना, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। परेशान करने के लिए मैंने कहा था आईकेप का बहुत सारा डाटा होता है जो इग्नोर भी करना होता है, ठीक है ना। तो ये इग्नोर करना था, मुझे नहीं ज़रूरत 17 के प्रॉफिट की, मुझे नहीं ज़रूरत। हाँ, अगर रिटेन्ड अर्निंग्स मिसिंग हुई तो फिर शायद इसकी ज़रूरत पड़े, और वो भी इस साल के शायद ना पड़े। तो लेट्स सी देखते हैं। हम खड़े कौन से साल में हैं? 19 में। कौन साल में खड़े हैं? 19 में। हमें 19 में खड़े हैं तो ना 19 की ना 18 की, बल्कि 31 दिसंबर 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए ना, क्लोजिंग, जो जब यूनिट 18 पे ओपनिंग बनानी है। हाँ, फिर सुनो, हम 19 में खड़े हैं, हमें 19 की रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं चाहिए, हमें 18 की नहीं चाहिए। चेंज इन इक्विटी में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है 31 दिसंबर 17 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स। वो तो यहाँ पे गिवन ही नहीं है ना, यहाँ तो प्रॉफिट था। 31 दिसंबर 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स जो हमने 1 जनवरी 18 की ओपनिंग बनानी है, ठीक है ना। चलें, फ़िलहाल तो मुझे प्रॉफिट्स गिवन है 18 और 19 के, गलत वाले प्रॉफिट्स हैं, उठा के ले हैं 98 और 84। ये नंबर तो ले। एक मिनट, मुझे पता है, मैं उधर गया हूँ अभी, अगले पॉइंट में गिवन है ना, अभी इस पॉइंट में गिवन है, प्रॉफिट काटा है जी 98 और 84। नेक्स्ट, रियल सरप्लस या लॉस अराइजिंग, ये ओसीआई वाला, ठीक है ना। तो बस ठीक है, जो साइन यहाँ है वहाँ पे लिख दो, पता ही है आपको, तो सही है। तो 14 2018 के अंदर, अल्लाह करे अब पहले पढ़ा हो, शुक्र है कहीं नज़र आ रहा है, पहले को सरप्लस पढ़ा हो तो चेंज इन इक्विटी के अंदर लॉस आके उसको माइनस करता है ना, वो आ गया, मैं डर गया जी। 14 18 और 25 पॉजिटिव, 14 नेगेटिव, 18 में 14 नेगेटिव, ठीक है, ओके। और 19 में 25 पॉजिटिव। कोई मसला? नेक्स्ट, कहता है ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी, मैं पहले बता चुका हूं क्लास में, कहता है ट्रांसफर की एंट्री नहीं होगी। क्या कह रहा है? ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स इज मेड अपॉन डी रिकग्निशन ऑफ रिलेटेड एसेट्स। जब हम बेचते हैं ये तब इकट्ठा ही ट्रांसफर करते हैं, इसका मतलब कुछ ट्रांसफर नहीं होना, ठीक है। चलो, इससे बचत हो गई। पॉइंट 2, 1 इज ओवर, मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए तो 17 का। 2 में आए, शेयर कैपिटल रिजर्व ऑन 1 जनवरी, अच्छा सॉरी, ये इस तरह नहीं था, ये इस तरह था, उसने खुद लिखा हुआ था, मैंने अब पढ़ा है। ये 1 जनवरी 18 है, अच्छा है ना, ज़रा थोड़ी जगह पूरा आ गया, 1 जनवरी 17 है। अच्छा, मैं क्या कह रहा था, हम खड़े हैं 19 में, हमें 19 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं चाहिए, हमें 18 की भी क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग नहीं चाहिए, हमें 17 की क्लोजिंग चाहिए जिन्हें 18 का ओपनिंग बनाएंगे। यार वो, हाँ ये रहा, नहीं ये रहा, सवाल याद है? हम 3 में खड़े थे, हमें 3 की रिटेन्ड अर्निंग्स क्लोजिंग नहीं चाहिए थी, हमें 2 की भी नहीं चाहिए थी, हमें 1 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए थी जिन्हें हमने 2 की ओपनिंग बनाया था। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था एसओसीआई का, ठीक है। फिर हम आए अगले दिन, हमने कहा 15 में खड़े हैं, हमें 15 की रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं चाहिए, हमें 14 की रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं चाहिए। स्टेटमेंट इन इक्विटी का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जो है वो ये दोनों रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं है, बल्कि हमें 15 में खड़े हैं तो 13 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग्स चाहिए जो 14 की ओपनिंग बनाएंगे। तो वो अवेलेबल नहीं थी, इवन हमने उनको कैलकुलेट किया था ये वर्किंग करके, याद है? ठीक है। फिर उससे अगला सवाल हमने किया, 17 में खड़े हैं, चेंज इन इक्विटी बनानी है तो 17 की रिटेन्ड अर्निंग्स नहीं चाहिए क्लोजिंग, 16 की क्लोजिंग नहीं चाहिए,
15 की क्लोजिंग चाहिए जिन्हें 16 का ओपनिंग बनाएंगे, अवेलेबल थी तो 180 स्टार्टिंग पॉइंट था हमारी चेंजेस इन इक्विटी का। डन, समझ आई है? अब आते हैं आज वाले सवाल पर। हम 19 में खड़े हैं, हमें 19 की क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग नहीं चाहिए, 18 की भी नहीं चाहिए, बल्कि 17 की क्लोजिंग चाहिए जो हम 1 जनवरी 18 पर ओपनिंग बनाएंगे। तो इस पॉइंट के अंदर उसने ये 1 जनवरी 18 दिया हुआ था, इधर भी इसको क्या करना था, इग्नोर। ये असल में कहानी उसने फनकारी लगाई हुई थी। असल में ये क्या था, ये 31 दिसंबर 16, ये 31 दिसंबर 17, ऐसा ही है ना। अब हम खड़े हैं 19 में, तो हमें 18 का नहीं लेकिन 17 का क्लोजिंग चाहिए। 31 दिसंबर 17 का क्लोजिंग, जो 1 जनवरी 18 का ओपनिंग बनना है। 31 दिसंबर 16 का तो नहीं चाहिए। तो एक्स्ट्रा डाटा गिवन होता है आईक्यू के सवालों में, ठीक है, इग्नोर करना था, ठीक है। अब शेयर कैपिटल है, ओपनिंग गिवन, ओपनिंग सुकून से देख लो, ओपनिंग बताया हुआ था उन्होंने, स्टार्टिंग पॉइंट 300, 102 और 348। शेयर कैपिटल 300, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स 200, 348 और इवन सरप्लस 102। ऊपर रुपीज इन मिलियन लिख लेना सर, आज तो लिख दें सर, आज तो लिख दें सर, आज तो लिख दें, जगह भी बड़ी है। लो यार लो, क्या याद करोगे, टोटल कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, ओके। ओ भाई, ओ पर्चे के अंदर SP SC ना लिखते रहना, RE, हाँ, पर्चे में नंबर नहीं मिलेंगे। शेयर कैपिटल पूरा लिखना, शेयर प्रीमियम पूरा लिखना, सिर्फ भाई नहीं बाजियाँ भी, सबको कह रहा हूँ, शेयर कैपिटल पूरा, शेयर प्रीमियम पूरा, रिटेन्ड अर्निंग्स पूरा लिखना पर्चे के अंदर, नंबर कटवा के आ जाओ, सारा कुछ आता है खाम खाम में, ठीक है। अच्छा चलें जी, एक लाइन ऐसे ही एक बार इधर डालनी पड़ गई मुझे, क्यों, ये 300 है, ये तो 0 है, बोलो 375, शुक्र ये नहीं कह दिया, खुद कर लो यार, कैलकुलेटर उठाओ यार, क्या मुसीबत है तुम्हें, हमसे टोटल करवाते हो। और यहाँ पे क्या लिखा आपने, रीस्टेटेड, ठीक है, डन। चलें आगे। उसके बाद सवाल आगे बढ़ा और सिर्फ पॉइंट 3 है। 18 में फाइनल कैश डिविडेंड है 10%, 17 वाला फाइनल आना है, बिल्कुल आना है। फिर नवंबर में राइट इशू है और फिर अगले साल इंटरिम बोनस है, जो जिस तरह से एंट्री कर दो, मुझे दोनों तरह से कबूल है। अब यहाँ पे आएगा फाइनल डिविडेंड, $17 और है कौन सा, कैश, लेटेस्ट अमाउंट, लेटेस्ट शेयर कैपिटल की अमाउंट 300 इंटू 10%, कैश डिविडेंड तो एंट्री होगी डिविडेंड डेबिट कैश या डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, और वो डेबिट डिविडेंड होगा कहाँ, हमेशा रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। तो कितना 30 से डिविडेंड डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स में और डिविडेंड पेएबल बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ में क्रेडिट। अब जैसे वो आते जाएंगे हम डेबिट करके उसको कैश क्रेडिट करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ है, राइट इशू, इसके लिए मैंने कहा था वर्किंग यहीं किया करो, अब बड़े हो गए हो, ठीक है। राइट इशू क्या है जी, 40% राइट इशू है, 24 रुपये पर शेयर पर इशू है, पर शेयर ये इशू प्राइस है, प्रीमियम नहीं दिया हुआ। 2 सवाल ऐसे भी किए थे जिसके अंदर वो प्रीमियम दे देता था, ठीक है ना जी। राइट इशू के लिए पकड़ो इसको, ₹300 मिलियन है, ₹300 मिलियन है, और फेस वैल्यू क्या है, ₹10 पर शेयर। ये तो आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू, समझ आ रही है, नंबर ऑफ शेयर्स इमीडिएटली बिफोर राइट इशू। इसको 40% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, 12। ये 12 मिलियन शेयर्स हैं जो हमने नए इशू किए हैं, नंबर ऑफ राइट शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ राइट शेयर्स इनटू ₹28 लिख लो बस, ठीक है। ये आपने उसको बताया कि 24 है, अच्छा, कि 24 रुपये का एक शेयर हमने इशू किया है। अब अगली कहानी आपको पता है, इसमें से 10 को यहाँ क्रेडिट करना और 14 को यहाँ, ठीक है। लिख इसलिए लिया 12 के कैलकुलेटर पे, 12 इंटू 10, 12 इंटू 14 करना आसान रहे आपको, ठीक है, वरना इसके लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, इस 12 की, यहीं पर ही इंटू 40% इंटू 24 भी कर देते तो ठीक था, लेकिन चलो लिख लो, अच्छा होता है, ज़रा आसानी हो जाती। जी बोलो, 12 इंटू 10
शेयर कैपिटल क्रेडिट 12 इंटू 14 168 शेयर प्रीमियम क्रेडिट। तो कैश डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, शेयर प्रीमियम क्रेडिट। ठीक है, खत्म हो गया ये साल। और तो कुछ भी नहीं है ना, कि है कुछ? जी 4 आपका अपना नंबर आ गया 420 168 345 और 88। इंटरिम जो भी लिखा हो अगले साल में, अगस्त 19 में है ना, 18 गुजर गया, अब आया 19 में वो कहता है 15% इंटरिम बोनस। कोई इसको बोनस डिविडेंड कहेगा तो रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करेगा, कोई इसे बोनस इशू कहेगा तो उसको क्या, हाँ, सॉरी, इसके नंबर फिर भी मिल जाते हैं आपको, यहाँ नहीं लिखा बस, माजरत जी। 1122 ये सही है। चल यार, इसको पहले ही लिखो, अगली बारी है ना हमें रह जाए जी। इसका तो सही करा दो। हाँ 99 वाला सांप है, लूडो वाला। ये लड़ जाए तो बंदा बहुत नीचे आता था यार। ये लूडो भी खेल, आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, लूडो वगैरह कहाँ पे, मोबाइल पे भी लूडो ही खेलते हैं। 4 बंदे बैठ के खुद खेल लिया करो यार, दोस्तों के साथ थोड़ा सा। अच्छा सर, पढ़ना भी तो है। हाँ सही कह रहे हो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई। अच्छा जी बेटा, रीवैल्यूएशन सरप्लस अगर आया है, इसकी बात करें ये, तो इसकी एंट्री होगी एसेट डेबिट सरप्लस इन ओसीआई क्रेडिट। ओसीआई से होके यहाँ पहुँच गए, क्या मसला? ये भी ऐसे ही हुआ होगा, ये लॉस आया था, एंट्री हुई, सरप्लस कुछ पड़ा था उस, ये देखो ढेर सारे एसेट्स का सरप्लस पड़ा होता है ना, तो किसी एक के ऊपर ये लॉस आ गया। अब उस लॉस की एंट्री होती थी रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट और एसेट क्रेडिट। जो ओसीआई वाला नेगेटिव होता था वो यहाँ पे आ जाता था। ओपन कर लेना वही सवाल, 2 दिन लगाए थे इस बात में, तुम्हारे सवाल पूछना बनता था। 2 दिन खज्जल हुए थे इसके पीछे, और देख लो वो 2 दिन कितना काम आ रहे हैं, हुए का नहीं हर सवाल में वो, वरना हर रोज़ इस चीज़ ने परेशान करना था जी। 15% बोनस इशू मैंने कह दिया जी इसको, बोनस शेयर्स। ठीक है, अब जी बोलें, 420 है जी बेटा। मैं 6 दफ़ा मैंने एक बात की है कि बोनस डिविडेंड भी कोई ले सकता है, वो रिटेन अर्निंग्स में डेबिट कर ले, ठीक है ना। मैंने नहीं लेना क्योंकि उसने लिखा नहीं हुआ एज डिविडेंड, उसने क्या लिखा है, इंटरिम बोनस वॉज डिक्लेयर्ड। ठीक है, अच्छा दोनों हो सकते हैं यहाँ पे, अपनी अपनी बहस है। कोई कहे जी इंटरिम का लफ्ज़ होता है डिविडेंड के लिए, कोई कहे जी डिक्लेयर्ड है, सिर्फ इशूड नहीं लिखा हुआ, डिक्लेयर्ड तो डिविडेंड ही होता है। और यार अपनी अपनी कोई बात नहीं है, आपकी अपनी अपनी जो है वो इसके ऊपर आर्गूमेंट हो सकती है। मैं जो कह रहा हूँ दोनों एंट्रीज आज सही हैं, क्योंकि क्लियर नहीं है कि सिर्फ बोनस इशू है या बोनस शेयर्स एज डिविडेंड है। तो जब क्लियर नहीं है तो दोनों एंट्रीज हो सकती हैं। अब ये बात मैं 4 दफ़ा कर चुका हूँ, नहीं इसने सुनी है बैठे हुए यहाँ पे। बोनस शेयर्स इशू कर दिए जी, कितना है जी, 420 इंटू 15%, बोलो 63। अब मैंने शेयर प्रीमियम में डेबिट किया, तुम बेशक इसको रिटेन्ड अर्निंग्स में कर लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं। और हाँ अगर क्लियर लिखा हो बोनस शेयर्स एज डिविडेंड तो फिर माफ़ी नहीं है, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स में लाजमी है डिविडेंड वाला, फिर उसको शेयर प्रीमियम में करना फिर सही नहीं है, फिर वो नंबर काट लेगा आई कैप। ठीक है जी, और 63 देखता हूँ, शायद आई कैप ने फ़खर वाला सवाल दिया हुआ है, उसने क्या किया होगा, या तो सवाल बदल के सही किया होगा उन्होंने, या फिर जी बोलो 480 105 जी 556 और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बुक तो आज लेनी पड़ेगी, होमवर्क है वो तो बुक से होगा। पार्ट 2 शुरू करें।